हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अणु परमाणु परमाणु की संरचना, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और क्या होती हैं, साथ ही अणु परमाणु की कौन कौन सी मॉडल्स आए और अणु परमाणु की संरचना कैसी है, इन पे कौन कौन से आवेश हैं और किस तरह इनका बिहेवियर है, मतलब अणु परमाणु किस तरह से अपने आप में गुण रखते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें छोटी सी टॉपिक बच जाएगा रसायन विज्ञान के अंतर्गत अम्ल, क्षार एवं लवण, तो वो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा। साथ ही एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले अणु परमाणु परमाणु की संरचना में हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। तो अणु पदार्थ की वह सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। परमाणु एक ऐसा कण है जिसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण, वह ऐसा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में जिसको हम देख सकते हैं, वो कौन है? तो वो है अणु। ठीक है। और प्रकृति की सभी चीज़ें, जो सब चीज़ें हैं, वो किसी न किसी परमाणु से मिलकर ही बने हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो किसी न किसी अभिक्रिया के साथ, किसी न किसी परमाणु के साथ ही क्रिया करके क्या बना लेगा, एक अणु के फॉर्म में रहेगा और अणु के फॉर्म में ही हमको वो पदार्थ के फॉर्म में मिलेगा, ना कि परमाणु के फॉर्म में मिलेगा। तो अणु ही एक ऐसा चीज़ है जो सबसे छोटा कण है पदार्थ का, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और ये पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा इसमें वो सभी भौतिक और रासायनिक गुणों के अलावा ये पदार्थ के उस अवस्था को दिखाएगा जो भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है, उसे भी प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अणु है वो दो या दो से अधिक प्रकार के या एक ही प्रकार के सेम प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं। तो अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ये तब तक नहीं ले सकता रासायनिक प्रक्रिया में जब तक कि आप उसको अभिक्रिया नहीं कराएंगे। इसमें जो रासायनिक समीकरण हम आगे पढ़ेंगे उसमें अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाएगा। इसके अलावा अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु मजबूत रासायनिक बंध के कारण आपस में जुड़े रहते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु के मध्य जो है वो मजबूत रासायनिक बंध होता है, जिसके कारण वो अणु एक दूसरे से परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। अब इसके अलावा है अणु के प्रकार। तो अणु कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समअणु, एक होता है विषम अणु। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सम अणु मतलब समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे और विषम अणु मतलब कि दो अलग अलग प्रकार के परमाणु के संयोग से बने होंगे। तो सम अणु मतलब समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि O2 N2 और H2। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो अणु हैं, परमाणु हैं, जिससे मिलकर H2 बना। N2 नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु बनाते हैं। ठीक है। तो अणु का निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। एक अणु के निर्माण में जितने परमाणुओं का यूज होता है, ठीक है, उसे उस अणु की क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की 2 और P4 की 4। आगे विषम अणु। तो विषम अणु सिंपल उसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसे अणु जो इन अणुओं में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये निश्चित अनुपात में ही जुड़े होते हैं। अगर निश्चित अनुपात नहीं होगा तो ये जुड़े नहीं रह सकते। ठीक है। जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है और ये क्या है? जल। और इसका द्रव्यमान क्या है? 1.8। तो ये एक निश्चित अनुपात में ही जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा परमाणु। तो प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, उसका सबसे मूलभूत इकाई परमाणु ही होगा, उससे छोटा कुछ भी नहीं होगा। और परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको और छोटे भागों में काट या तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, क्योंकि परमाणु पदार्थों का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। इसको अविभाज्य या विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है। इसको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ये मूलभूत इकाई है किसकी? पदार्थ की। पहली बार परमाणु के बारे में किसने बताया था? तो महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। तो प्री में पूछा जा सकता है कि किसने पहली बार बताया था कि परमाणु की मूलभूत पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होती है। तो आपको आना चाहिए
ये महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होती है। आगे है परमाणु की संरचना। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज के बाद परमाणु की आंतरिक संरचना समझने हेतु समय समय पर वैज्ञानिकों ने परमाणु के कई मॉडल प्रस्तुत किए। जैसे ही सभी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो सभी को जानने की इच्छा हुई कि एक परमाणु किस तरह से दिखता है, परमाणु की संरचना क्या है और उसमें मूलभूत इकाई किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके गुण क्या हैं और उनका क्या क्या स्वभाव है एक परमाणु के निर्माण में, या उन कणों का क्या क्या बिहेवियर है एक परमाणु के निर्माण में। तो सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। पहला परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो थॉमसन के द्वारा। ये भी प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, थॉमसन ने किसकी खोज की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है। और उन्होंने सिंपली क्या बताया परमाणु के बारे में? तो उन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित पिंड है, पिंड की तरह है। ठीक है, धनावेशित पिंड की तरह मतलब एक एक किसी भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पिंड के समान है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर धंसे हुए हैं। जो पिंड है पूरा का पूरा धनावेशित है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। तो कि किस तरह से धंसे हुए हैं? तो उन्होंने बताया कि तरबूज के बीज के समान उसका आकार है और तरबूज के बीज के समान ही वो अंदर धंसे हुए हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, धनावेशित पिंड के। तो ये उन्होंने एक संरचना दिया जो कि बेसिक परमाणु मॉडल था, लेकिन जल्द ये परमाणु मॉडल का अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे दोष पाए गए। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? पहला परमाणु मॉडल था, यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद थॉमसन ने कब दिया था इसको? 1898 में। तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल थॉमसन के द्वारा कब दिया गया था? तो 1898 में। और इसका पहला मॉडल था। परमाणु संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे उस टाइम या प्रश्न थे उस टाइम थॉमसन के द्वारा दिया गया मॉडल पहला मॉडल माना जाता था। मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोलाकार धनावेशित पिंड होता है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। तरबूज के बीज के समान धंसे रहते हैं, इसलिए इस मॉडल की तुलना तरबूज से की गई। उन्होंने जो पिंड बताया था धनावेशित पिंड को और इलेक्ट्रॉनों के धंसने की स्थिति को, तो वो तरबूज के समान ही अपने आप को एक्सप्लेन किया था, इसलिए उस मॉडल की तुलना भी तरबूज से ही की गई। दोष इसमें बहुत जल्दी ढूंढ लिया गया जो कि परमाणु के या फिर किसी भी पदार्थ के जो बिहेवियर था या जो भी उसका करेक्टर था उसको डिफाइन नहीं कर पाया। इसके आधार पर रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम को समझाया नहीं जा सकता था, इसलिए इस मॉडल का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रह गया कि ये पहला परमाणु मॉडल है और साथ ही इसमें परमाणु के बारे में बताने की कोशिश की गई। इसके बाद है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अभी जो आधुनिक परमाणु की परिकल्पना की जाती है, संकल्पना की जाती है, जो संरचना भी हमने देखते हैं या पढ़ते हैं वो इसी परमाणु मॉडल पर आधारित है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक सोने की पतली परत बनाई, सोने की इतनी पतली परत बनाई, लगभग उन्होंने बनाया 0.004 सेंटीमीटर पतली एक परत बनाई और उसको फिट कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ा कण लिए, अल्फ़ा कण लेके उस जो चादर उन्होंने बनाई पतली चादर, उस पर क्या अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई। तो उसके आधार पर उन्होंने एक रिजल्ट निकाला, परमाणु की संरचना को एक्सप्लेन किया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि परमाणु एक मतलब परमाणु में एक ठोस केंद्रक होता है और वैसे परमाणु खोखला होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो किस स्थिति पर, किस आधार पर ये उन्होंने जवाब दिया या फिर रिजल्ट निकाला? तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण जो बमबारी कराया था चादर में, उसमें कुछ अल्फा कण एक विशिष्ट एंगल में मुड़ जाते हैं या फिर जो मैक्सिमम है वो उस चादर को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। उन पर कोई विक्षेप नहीं दिखाई देता और ना ही उन पर कोई डिफ्लेक्शन होता है। सिर्फ लगभग 20 से 25 हज़ार अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो टकरा के अपने पथ पर वापस आता है। तो इसी आधार पर उन्होंने अपने पूरे मॉडल को रिप्रेजेंट किया जो कि अभी आधुनिक परमाणु मॉडल माना जाता है। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके आधार पर ही परमाणु संरचना का वर्तमान ज्ञान रदरफोर्ड की परमाणुवी धारणा पर ही आधारित है। ठीक है, 1911 में प्रकाशित रदरफोर्ड के प्रयोग को अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या उपयोग कहा जाता है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या उपयोग कहा जाता है। इस प्रयोग में उन्होंने सोने की पतली चादर बनाई, मोटाई कितनी थी उसकी? 0.004 सेंटीमीटर पर अल्फा कणों की बौछार की और पाया अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विक्षेपण के सीधे स्वर्ण पात्र पर पार चले जाते हैं, मतलब स्वर्ण पात्र को पार कर जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोण बनाते हुए अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। शेष बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण पात्र से टकराकर अपने
चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट जाते हैं। और इसी के आधार पर उन्होंने पूरा परमाणु मॉडल को एक्सप्लेन किया और बताया कि परमाणु किस तरह से दिखाई देगा। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या किया, तो परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल? नाभिकीय मॉडल। अब उसमें क्या कहा उन्होंने, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ की बात की जा रही है और इसी को थॉमसन ने क्या नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए वो परमाणु मॉडल को फेल माना गया। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया, जिसमें अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे बाहर निकल जाते हैं। अगर खोखला नहीं होता तो सारे के सारे अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते या वापस आते। इसके अलावा परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र में होता है, क्योंकि केंद्रक से ही टकरा के अल्फा कण क्या होते हैं, अपने पथ पर वापस आते हैं। बाकी सारे जगह पहले तो विचलित होते हैं, ये तो पार कर जाते हैं, जिससे प्रतिकर्षित होकर धनावेशित अल्फा कण विभिन्न कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और परमाणु के इस धनावेशित केंद्र को नाभिक कहते हैं। चूंकि बहुत कम अल्फा कण नाभिक से टकराकर वापस स्रोत की ओर आते हैं, यह दर्शाता है कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। मतलब नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻13 और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये परमाणु के जो त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻13, मतलब बहुत छोटा होता है। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻8 सेंटीमीटर। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर खाली स्थान होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है, अतः परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है, नाभिक में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान आप नगण्य मान सकते हो, उनका द्रव्यमान ना के बराबर ही है। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः नाभिक में स्थित। अब इस परमाणु मॉडल के दोष भी बताए गए, मतलब कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या दोष हैं। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय अवधारणा के आधार पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दो महत्वपूर्ण दोष बताए गए। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, मतलब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या किस तरह से नहीं कर पाना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पर अगर घूम रहा है, ठीक है, तो वो घूमते 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 उसकी अपनी एनर्जी कम होगी, तो वो जितना जहाँ पर घूम रहा है वो धीरे 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 उस कक्षा से नीचे वाले कक्षा पे शिफ्ट होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपना संपूर्ण एनर्जी त्याग कर और क्या करेगा, केंद्रक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा वो क्या समझाने में सफल रहा है, तो वो ये समझाने में सफल रहा है कि परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना, मतलब सतत स्पेक्ट्रम न बनकर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था। तो इसका भी उन्होंने एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। तो ये दो दोषों के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अमान्य तो नहीं किया गया, मतलब वर्तमान के जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु मॉडल को मान्य किया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से इस एक्सप्लेनेशन या इस प्रयोग को सफल नहीं माना गया। आगे है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल ये वर्तमान का परमाणु मॉडल माना जाता है, जो कि क्वांटम मॉडल माना जाता है। ठीक है, अरे क्वांटम सिद्धांत पर ही परमाणु मॉडल को किसने, बोर ने दर्शाया। तो नील्स बोर ने सन 1913 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1913 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु संरचना का सरल मॉडल प्रस्तुत किया। बहुत सरल मॉडल इन्होंने बताया। इसकी मुख्य धारणाएं क्या थी इस मॉडल की, तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा वाले पथ पर घूमते हैं। ये वाली बात कौन, रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। ठीक है, तो क्वांटम मॉडल जब प्रस्तुत किया गया तो उसमें बताया गया कि निश्चित ऊर्जा वाले पथ पर घूमते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इसके अलावा कक्षाओं को n द्वारा दर्शाया जाता है। n का मान पूर्णांक ही होगा, 1 2 3 4 5 आदि हैं। इन्हें क्रमशः k l m n o इनसे दर्शाया जाता है। ठीक है, आदि से लिखा जाता है। इसके अलावा n के बढ़ते हुए मान के साथ ये कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती हैं और उनकी ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। अर्थात n का मान 1 या k कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। यह कक्षा नाभिक के निकटतम स्थित होता है। तो सबसे पास की जो कक्षा होती है वो कौन सा होता है, k होता है। ठीक है, इसके अलावा बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर या कक्षा में घूमता रहे तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तित नहीं होगा।
वो अपने ऊर्जा स्तर पर घूमता रहेगा और वहाँ पर उसको कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा और ना ही वो अपने ऊर्जा को नष्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब बाहर ऊर्जा आवेशित कर लेता है तब उत्तेजित होकर निकटतम अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में कूद जाता है और तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहरी ऊर्जा मिलती है तो वो क्या होता है, उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है और उसके निकटतम कक्षा में क्या चला जाता है, वो चला जाता है, कूद जाता है और तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। लेकिन अगर वो अपने एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर पर रहेगा तो किसी प्रकार से कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा और वह अनंत काल तक उस ऊर्जा स्तर पर घूमता रहेगा। ये वर्तमान का क्वांटम मॉडल है जिसके आधार पर बोर ने अपना पूरा परमाणु मॉडल दिया था। इसमें क्या बताया था कि बीच में एक नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसको न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके कक्षा होते हैं, तो सबसे पास का कक्षा के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब इसके त्रिज्या जो बताया वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन बताया और केंद्र की त्रिज्या जो बताया वो बताया 10⁻15 फर्मी। ठीक है। तो इस तरह से ये डाटा दिया उन्होंने क्वांटम मॉडल के रूप में बोर ने, और इसी के आधार पर वर्तमान परमाणु मॉडल या वर्तमान जो केमिस्ट्री है उसको समझा जाता है या कल्पना किया जाता है। अब है परमाणु की रचना करने वाले कण। तो परमाणु की रचना करने वाले कौन कौन से कण हुए, तो इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन। तो इनमें कितना धनावेशित है, कितना ऋणावेशित है, मुख्य रूप से क्या प्री में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंस में भी आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ऋणात्मक आवेश प्रकृति का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आवेश है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। द्रव्यमान और आवेश दोनों ही पूछे जा सकते हैं। इसका खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद होने चाहिए। इसके अलावा प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या धनात्मक आवेश प्रकृति का होता है। इसका आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम और द्रव्यमान होता है 1.67 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो इसका खोज किया था रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ने। ठीक है। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं लगे तो गोल्डस्टीन भी आप लगा सकते हैं। न्यूट्रॉन पता है ये आवेशहीन होता है, इसमें कोई आवेश या कोई चार्ज नहीं होता। इसको किसने खोजा था, चैडविक ने खोजा था 1935 में। इसका द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान कितना है, 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। और ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन केंद्रक में उपस्थित होते हैं और ये किससे काम करते हैं, मतलब क्या है, तो अक्रिय होता है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अभिकेंद्री बल से, किससे, केंद्रक से जुड़े होते हैं और उसे अभिकेंद्री बल के कारण वो एक विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इसके अलावा कैथोड के गुण कई बार पूछ लिया जाता है, सिंपली गुण। तो कैथोड किरण जो होते हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होती हैं। विद्युत क्षेत्र पर लगाने पर ये किरणें धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं और ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये कैथोड के गुण हैं। जो कैथोड के गुण हैं वो भी 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ परिभाषा हैं जो कि 3-3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, और ये पूछे भी जा चुके हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है। जैसे C6H14, तो इसमें 6 परमाणु क्रमांक कहलाएगा। परमाणु भार किसे कहेंगे, तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या कहलाता है। उनकी योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। ये 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। आगे है समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, परमाणु संख्या समान लेकिन भार अलग अलग होंगे। ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे Cl1735, Cl1737, इस तरह से ही होंगे। इनका क्या होगा, परमाणु संख्या तो समान होगा लेकिन भार अलग अलग होगा। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं समस्थानिक। एक होता है प्रोटीनियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। तो
1 1 जो होता है वो है प्रोटियम, और 1 2 होता है वो होता है ड्यूटेरियम, उसको डी से भी डोनेट करते हैं, और जो 1 3 होता है वो है ट्राइटेनियम। तो तीनों आपको याद होना चाहिए, कई बार इनसे भी प्री में या मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं 3 नंबर में कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है संभारिक, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान तथा उनके परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। अभी समस्थानिक में क्या हो रहा था, इसमें परमाणु संख्या समान होती थी लेकिन भार अलग, इसमें अब भार अलग होगा लेकिन संख्या अलग अलग होगी, समस्थानिक कहलाएगा। जैसे कि कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, क्रोमियम और टाइटेनियम, ये सारे के सारे तत्व हैं जिनके अलग अलग क्या हैं, परमाणु भार हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन भार क्या है, इनके सारे के समास हैं, तो ये संभारिक कहलाएंगे। नाम से स्पष्ट होता है संभारिक और समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगी, और संभारिक में क्या होगा, परमाणु भार समान होगा। तो 3 3 नंबर के वो थे परिभाषा, डेफिनेशन जो कि पूछे जा सकते थे। आगे है रासायनिक अभिक्रिया। ये परमाणु अणु संरचना के बाद जो नया टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया का, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। क्रिया करने वाले पदार्थ तत्व का आयन, यौगिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आयन भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में मतलब उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ जब बनाए तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और इस क्रिया में कौन भाग लेगा, तो ये इसमें भाग लेंगे तत्व का आयन या यौगिक, दोनों भाग ले सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों के द्वारा उलट नहीं जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उलटा जा सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसको किसके द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा उल्टा नहीं जा सकता। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल है, मतलब कब कहा जाएगा कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी भी जो अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके अलावा रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। ये अगर चारों चीज़ें होती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया माना जाएगा। इनमें से अगर कोई एक चीज़ होती है तो भी उसे रासायनिक अभिक्रिया माना जाएगा। तो ये कंपलसरी है कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो बदलते हैं उनमें से जो नॉर्मल एग्जाम्पल उदाहरण है वो है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हुआ। लोहे में जंग लगना, दही का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जो संक्षारण होता है वो लोहे में जंग लगना, ये भी क्या होता है, एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया होता है। लोहे में जंग लगेगा तो लोहे का भार बढ़ेगा ना कि घटेगा, बाकी तत्वों का क्या होता है, भार घटता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लो 2H2+O2, यह अभिकारक हो गए, ये दोनों मिले तो क्या बने, 2H2O, क्या बन गया, जल बन गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, जल बन गया। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल ही आपको लेना, क्योंकि पीएससी में आपसे कोई टफ एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा और ना ही कोई टफ आप एग्जाम्पल दें कि आप अपने वहाँ पर ज्ञान का प्रदर्शित कर सकें। आपको नॉर्मल केमिस्ट्री, नॉर्मल रसायन शास्त्र को आपसे जानना चाहते हैं तो आप इतना ही लिखें जितना आपसे पूछा जा रहा है, ताकि आप बेहतर नंबर मिल सके। अब है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके लिए एक समीकरण बनेगा, क्योंकि अभिक्रिया बिना समीकरण के कैसे पूरा हो सकता है, उसको कैसे हम पूरा माना जाएंगे या पूरा मान सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, इसी के द्वारा ही उसको बैलेंस किया जाता है, और ये रासायनिक समीकरण के द्वारा ही हम किसी भी अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों के पदार्थ के प्रतीकों, सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ ही इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। प्रतीकों के बारे में मैंने बताया था कि उसको कैसे डोनेट करते हैं, किन किन लैंग्वेजों में डोनेट कर सकते हैं किसी भी तत्व को। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का कोई अगर आप एक रिबन ले लो, उसको ऑक्सीजन की अवस्था में आप जला दोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। जैसे Mg+O2, ये दोनों अभिकारक हैं, और उत्पाद क्या बना, तो MgO।
Mg क्या था, सॉलिड था, O2 क्या था, गैस था, लेकिन उत्पाद क्या बना, MgO गैस बना। और इसी को कंकाली समीकरण कहते हैं, जिसमें किसी भी तत्व के जो प्रतीक हैं उनका उपयोग किया जाता है और इसके अलावा उनके अवस्था के बारे में बताया जाता है और उनके कितने कितने उनके अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व कितने कितने मात्रा में है, ये सारी चीज़ें अगर बताई जाती हैं तो उसे कंकाली समीकरण कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, 3 नंबर में। अब एक अन्य तत्व अलग चीज़ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर वो असंतुलित है तो वो रासायनिक समीकरण के बारे में आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएगा और वो किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करेगा, अवहेलना करेगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित होना बहुत जरूरी है। जैसे 3Fe + 4H2O, तो Fe3O4 + 4H2O, इसमें सभी चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। जैसे कि अगर आप Fe + H2O का रिएक्शन करा दिए, ठीक है, तो FeO + H2 ये नहीं बन सकता। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ की कितनी बैलेंसी होगी और किस तरह से उन्हें बैलेंस किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिना द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर लागू नहीं होता तो वो एक तरह से समीकरण या वो अभिक्रिया पूर्ण नहीं माना जाएगा, उसको वैज्ञानिक रूप से हम सही नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। सेम जैसे ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही हानि होता है, वो क्या होता है, एक से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होता है। सेम यही ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ लगता है। तो इम्पोर्टेंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसका निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी उस रासायनिक समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कह पाएंगे। इसमें क्या है, दोनों ही तरफ, चाहे वो उत्पाद हो या अभिकारक हो, दोनों ही तरफ क्या है, परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोजन, और इसके अलावा फिर वियोजन है और भी रासायनिक समीकरण है, जिनमें से संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन और उपचयन, ये सारे प्रकार हैं रासायनिक समीकरण के, रासायनिक अभिक्रिया के। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के नाम ही पूछ लेगा 3 नंबर में, ठीक है। और 6 नंबर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्या होता है, तो उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे A + B तो C बनेगा, एकल उत्पाद बनेगा, ठीक है। जैसे कोयले का दहन, C + O2 तो CO2 बनेगा। जैसे जल का निर्माण, तो 2H2 + O2 ये गैस, तो 2H2O। एक्वा, एक्वा के लिए AQ का यूज करते हैं, तो इसको डेनोट भी करते हैं कि सॉलिड अवस्था में या गैस अवस्था में। तो कार्बन क्या था, सॉलिड, और O2 क्या था, गैस, और दोनों को जब दहन किया गया तो क्या बन गया, CO2। तो यह रासायनिक का क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद, एकल उत्पाद बनाते हैं। आगे है वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन। संयोजन में क्या है, 2 मिलकर 1 बनाते हैं, वियोजन में 1 मिलकर 2 बनाता है उत्पाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं। ऊष्मीय, वैद्युत और प्रकाशीय, इनकी वजह से अगर कोई पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों में बदलता है, उसके उत्पाद 2 बनते हैं, तो उसे क्या कहेगा, वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन की। तो अभिक्रिया का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, मतलब कोई अभिक्रिया हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, उसमें ऊष्मा की वजह से हो रहा है, ऊष्मा की वजह से वो अभिक्रिया पूर्ण होता है, तो उसमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 ये सॉलिड है, अगर इसमें ऊष्मा का आप प्रभाव डालते हैं या ऊष्मा में आप इसको गर्म करते हैं तो ये क्या करेगा, CaO सॉलिड और CO2 गैस, इन 2 उत्पादों में टूट जाएगा। तो इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, कि ऊष्मा की वजह से जैसे आप उसको गर्म करते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, इसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सेम जिस तरह ऊष्मा से कोई पदार्थ अपने 2 उत्पादों में टूट जाता है, वैसे ही विद्युत वियोजन, जब विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण कोई पदार्थ वियोजित हो जाए, मतलब टूट जाए, तो उसको क्या विद्युत वियोजन कहा जाता है। जैसे 2H2O, अब इसमें धारा अगर आप प्रवाहित करोगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 उत्पादों में बदल जाएगा, दोनों ही गैसीय फॉर्म होंगे।
तो इस तरह से टूटने को ही क्या कहते हैं अपन, विद्युत वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई पदार्थ, प्रकाश या सनलाइट की उपस्थिति में कोई पदार्थ दो उत्पादों में टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। जैसे 2AgCl, अब सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो Ag और Cl दो अलग अलग में उत्पादों में टूट जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया प्री के लिए। ये पूछा जा सकता है कि प्रकाशीय वियोजन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो वो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। आगे है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सिंपली क्या होता है कि इसमें क्रियाशीलता देखी जाती है कि कोई तत्व की क्रियाशीलता कितना है। तो मान लो कोई क्रियाशील तत्व किसी दूसरे यौगिक से मिलता है तो वो कम क्रियाशील तत्व को उससे विस्थापित कर देता है, तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि FeCuSO4, तो FeSO4 जो SO4 है वो Fe के साथ ज़्यादा क्रियाशील है, उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो FeSO4 बना लेता है और CO को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसके अलावा द्विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच अपनों के आदान प्रदान से होता है। द्विस्थापन मतलब एक अपने से एक तत्व देगा और दूसरा उससे लेगा, और इस तरह से दोनों आदान प्रदान करने से उनके दूसरे यौगिकों के निर्माण होते हैं, तो उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 और BaCl2, तो ये क्या बनाएगा, BaSO4 बना लेता है, SO4 के साथ SO4Na2, जो सोडियम सल्फेट है उसने क्या दिया, बेरियम क्लोराइड को क्या दिया, उसने SO4 दे दिया, तो वहाँ से BaSO4 सॉलिड और 2NaCl, ये बन गया अलग अलग सोडियम क्लोराइड। तो इम्पॉर्टेंट यही है द्विस्थापन अभिक्रिया, और जो नॉर्मल नमक है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, ये भी पूछा जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो जो कम क्रियाशील है वो अधिक, मतलब जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। द्विस्थापन में क्या होगा, अदला बदली होगा, ठीक है, एक दूसरे को अपना वो देगा और दूसरा पहले को देगा। तो इस तरह से जो आदान प्रदान होकर जो दो नए यौगिक बनेंगे उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया क्या होता है। तो उपचयन की अभिक्रिया में O आता है, ठीक है, तो इसमें O की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ चलेंगे। उपचयन है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा मतलब प्लस होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, माइनस होगा, तो उपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। और अपचयन में क्या कहलाएगा, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास होना। अपचयन को उल्टा उपचयन है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन माइनस होता है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन के माइनस होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, और उपचयन से U से आपको O याद कर लेना, तो O क्या होता है, प्लस होता है उपचयन में। तो इस तरह से आपको फिर अपचयन अपने आप याद हो जाएगा कि वो उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैसे आप उसको समझ सकते हैं, तो C+O2CO2 ये उपचयन की अभिक्रिया है। कैसे, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा एक दोनों है जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दोनों अभिक्रिया एक साथ हों, उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ हो तो उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो CuO+H2O, तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, Cu, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन माइनस हुआ, तो ये क्या हुआ, अपचयन की अभिक्रिया। सिंपल सी, कोई भी अभिक्रिया आप देखते हो, उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन कम होता है तो अपचयन, और ऑक्सीजन बढ़ता है तो वो हो जाएगा उपचयन। अब इसमें देखो H2 था, अभी H2O बना लिया, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो ये क्या बन गया, उपचयन बन गया। तो जब दोनों ही अभिक्रिया में दोनों ही हों, अपचयन और उपचयन दोनों ही बने और दो उत्पाद अलग अलग बने, तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार 12th में पूछा जाता है और यहाँ भी पूछने की संभावना ज़्यादा है। अब दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन के क्या क्या, अभिक्रियाओं के क्या क्या अपने प्रभाव हैं। तो संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। मतलब क्या, जंग लगना, संक्षारित होने, जंग लगना। मैंने जब कार्बन और कार्बन की यौगिक पढ़ाया था तो उसमें भी बताया संक्षारण क्या होता है और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना और तांबे पर हरी परत जमना। ये सारे के सारे संक्षारण हैं जो कि ऑक्सीजन या आर्द्रता की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करके एक तरह से संक्षारित हो जाते हैं। तो जब लोहे का संक्षारण होगा तो उसका वेट बढ़ेगा, बाकी चांदी का और तांबे या किसी और को भी संक्षारित होगा तो उनका वेट गिरता है, कम होता है।
ठीक है। और इसके अलावा विकृत गंधता, विकृत गंधता वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपस्थित हो जाती हैं, उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब वसायुक्त या तैलीय जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, उसमें रखा जाता है नाइट्रोजन गैस में। इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उपचयित होकर और क्या गंध ना करें। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर, अब तापमान के आधार पर भी आपको रासायनिक अभिक्रिया का पढ़ना है कि कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से होते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सिंपल है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो। ठीक है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो। कोई भी अभिक्रिया होगा तो उसमें अभिक्रिया के साथ साथ कोई उत्पाद तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, ऊष्मा भी उत्सर्जित होगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। जैसे CH4 + O2 तो CO2 + 2H2O दोनों गैस प्लस ऊष्मा इसमें निकलेगा, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे कि कहा जाएगा, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से, जिन अभिक्रियाओं को अगर पूर्ण होने पर ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, प्रकाश की आवश्यकता पड़े या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़े तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। तो ये तापमान के आधार पर दो हैं, ये भी एग्जाम पर बहुत बार पूछे जाते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी मतलब सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा किसका, ऊष्मा का। और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को शोषित करेगा। तो ऊष्मा को शोषित मतलब उसको जरूरत पड़ेगी उस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की। तो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी तो उसका सिंपल सा मतलब है ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, इन तीनों चीज़ को अगर उसको जरूरत पड़ती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये भी यहाँ पर खत्म होता है। तो सिंपल है, अणु परमाणु की संरचना और रासायनिक समीकरण के बारे में आपको इतना आना चाहिए और इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो 3 नंबर में आए या 6 नंबर में आए, क्योंकि 6 नंबर में बहुत रेयर ही आते हैं, लेकिन समीकरण से क्वेश्चन आ सकते हैं 6 नंबर में कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या हो सके। इसके अलावा परमाणु संरचना का जो मॉडल है वो 6 नंबर में पूछा जाता है, जैसे बोर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, तो ये सारे आपको आना चाहिए। और इसके अलावा जो रासायनिक समीकरण है उसमें आपको बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल देना है, बहुत टफ एग्जांपल नहीं देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ एग्जांपल देंगे तो वो आपके लिए ही परेशानी हो जाएगी। अगर गलत होता है तो आपको पूरे नंबर कट जाएंगे, अगर आप सिंपल एग्जांपल दोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर भी मिलेंगे और आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा यूट्यूब है चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में आप जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इस लेक्चर का। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें।